यह है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर और वर्ल्ड का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश। इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। शायद आप में से कुछ को ये पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लंबी विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का सिर्फ 7% है। अगर आप न्यूजीलैंड का मैप देखें तो आपको दिखेगा कि करीब 80% न्यूजीलैंड खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी नॉर्थ आइलैंड में रहती है और नॉर्थ आइलैंड की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में बसी हुई है। अब सवाल ये है, इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद न्यूजीलैंड का 80% इलाका खाली क्यों है? आइए इस सवाल का सच जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप पर नजर डालें तो आपको नोटिस होगा कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप मुंबई से जहाज में बैठें तो आपको पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन क्रॉस करना पड़ेगा। करीब 18 से 22 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहां लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन के उन सारे आइलैंड्स के रहने वालों को कहा जाता था जिन्हें पॉलिनेशियन आइलैंड्स कहा जाता है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 13वीं सेंचुरी के आसपास माओरी ने अपने पुराने आइलैंड्स को छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में सफर शुरू किया और न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये वही दौर था जब मंगोल और चंगेज खान पूरे यूरोप और एशिया पर कंट्रोल हासिल कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि माओरी ने अपने पुराने आइलैंड्स छोड़कर न्यूजीलैंड आने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि माओरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है। माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड को 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले कूप नाम के एक माओरी फिशरमैन ने डिस्कवर किया था। कूप एक साधारण मछुआरा था जो अपनी ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था, लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। जब भी वो जाल लगाता, मछलियां पकड़े जाने से पहले उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस उन्हें खा जाते। मछली जो इनकी मेन फूड सोर्स थी अचानक स्केर्स हो गई। इससे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कूप और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर किसी और आइलैंड की तलाश करेंगे जहां खाने पीने की सप्लाई अच्छी हो। कूप करीब 20 से 25 साथियों के साथ प्रशांत महासागर में निकला। कुछ दिनों के सफर के बाद उन्होंने एक बड़ा और खूबसूरत आइलैंड देखा। ये था न्यूजीलैंड। ये आइलैंड बड़े बड़े पहाड़ों, सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से भरपूर था और खास बात ये थी कि यहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। कूप और उसकी ट्राइब के लिए ये जगह परफेक्ट थी। कूप ने अपने कुछ साथियों को वापस पॉलिनेशियन आइलैंड्स भेजा ताकि वहाँ के लोगों को इस नए आइलैंड की खबर दे सकें। यहीं से माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड पर बसना शुरू किया। 17वीं सदी तक माओरी लोग शांति और सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे। दुनिया से दूर होने की वजह से न उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही किसी से कोई खतरा। लेकिन ये सुकून ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। ये वही वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थीं। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वे ऐसे आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स खोजें जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सकें। न्यूजीलैंड की आइसोलेटेड और पीसफुल दुनिया में भी बहुत जल्द ये बदलाव दस्तक देने वाला था। 1642 में एक डच एक्सप्लोरर एबल टैस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में एक कॉन्टिनेंट की तलाश में निकला। उस वक्त यूरोपियंस का मानना था कि इस हिस्से में कोई बड़ा कॉन्टिनेंट जरूर होगा जो उनकी ट्रेड और एक्सपेंशन के लिए नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकता है। 1642 में एबल टैस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, लेकिन जब उसने वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी माओरी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई। टैस्मैन के कई लोग मारे गए और उसे वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 1779 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट की तलाश में न्यूजीलैंड पहुंचा, लेकिन जेम्स कुक के फौजियों और माओरी लोगों के बीच एक बार फिर खून खराबा हुआ। माओरी लोगों ने अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और इसमें कई माओरी चीफ्स की जान चली गई। जेम्स कुक को भी वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उसने न्यूजीलैंड और अपने पूरे सफर का एक डिटेल्ड मैप तैयार कर लिया।
यही वो मैप था जिसने 18वीं सदी में यूरोपियन पावर्स के लिए न्यूजीलैंड के दरवाजे खोल दिए। जब 18वीं सदी में यूरोपियंस न्यूजीलैंड पहुंचे, उन्होंने माओरी लोगों के साथ लड़ाई के बजाय स्मार्ट तरीके से डील किया। माओरी लोगों को ट्रेड और प्रॉफिट का लालच दिया गया और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वहां अपनी नेवल पोर्ट्स बनानी शुरू कर दी। फिर अगले 100 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। माओरी लोगों का पीसफुल और आइसोलेटेड जीवन धीरे धीरे एक कॉलोनियल स्ट्रगल में बदल गया। यहीं से शुरू हुई न्यूजीलैंड की कहानी, जहां एक तरफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ा और दूसरी तरफ माओरी लोग अपनी जमीन और कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। 1840 में ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे द ट्रीटी ऑफ वाइटांगी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये आबादी बढ़ने के बजाय घटकर सिर्फ 40,000 रह गई। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। जब यूरोपियंस न्यूजीलैंड आए तो अपने साथ वो बीमारियां भी लाए जो उस वक्त यूरोप में आम थीं। माओरी लोगों में इन डिजीजेस के लिए कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी। नतीजतन बड़ी संख्या में माओरी लोग बीमार होकर मरने लगे। 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बेहद वायलेंट जगह बन चुका था। वाइटांगी ट्रीटी के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के बीच लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर्स शुरू हो गई। ये जंग अगले 40 सालों तक चली। इन वॉर्स में हजारों माओरी मारे गए। 1881 में जाकर ये सिलसिला खत्म हुआ, जब माओरी समुदाय के लगभग सभी बड़े चीफ्स मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। इन संघर्षों के बाद ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ कि लोकल माओरी समुदाय को डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल किए बिना प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है। इसलिए इन वॉर्स के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने माओरी लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस और हर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर्स बना दिया। यहीं से न्यूजीलैंड में शांति और प्रगति का दौर शुरू हुआ। आज भी, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, न्यूजीलैंड का इतना बड़ा हिस्सा खाली है। आखिर क्यों? असल में इसका कारण है ज्योग्राफी और टेरेन। न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्से में हर तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं। इस इलाके में जमीन इतनी अनइवन है कि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें बनाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ यानी ईस्टर्न साइड जमीन बहुत बैरन और इनफर्टाइल है। यहाँ इरिगेशन या खेती भी मुश्किल है। इन्हीं वजहों से न्यूजीलैंड की अधिकांश पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड में बसती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को रिलैक्स किया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी। यही वजह थी कि 1950 तक न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन स्टैग्नेट रही। लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया, खासकर चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग न्यूजीलैंड आकर बसने लगे। इसके बाद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में आखिरकार एक मच नीडेड बूम आया। आज न्यूजीलैंड की आबादी का लगभग 27% हिस्सा ऐसे लोगों का है जो इमिग्रेंट्स हैं या फिर न्यूजीलैंड के बाहर पैदा हुए थे। इन इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी ऑकलैंड और उसके आसपास के इलाकों में रहती है और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक बन चुका है। इस समस्या की वजह यह है कि ऑकलैंड में जमीन की सप्लाई कम है और घरों की मांग बहुत ज्यादा। इस हाउसिंग क्राइसिस को हल करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट देना शुरू कर दिया है, ताकि वे ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वेकोटो जैसे इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। इस कदम का मकसद ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर दबाव कम करना और कीमतों को स्थिर करना है। न्यूजीलैंड की पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मेनली एनिमल मीट एक्सपोर्ट पर बेस्ड है। नॉर्दर्न आइलैंड की भारी बारिश और उपजाऊ जमीन की वजह से यहाँ बेशुमार भेड़, बकरियां और गायें पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की आबादी जहाँ करीब 50 लाख है, वहीं भेड़ों की संख्या 3 करोड़ के आसपास है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यहाँ का 95% मीट एक्सपोर्ट किया जाता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने लगभग $46 अरब का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और शांत जीवन शैली के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसकी स्मार्ट पॉलिसीज और मजबूत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसे दुनिया के सबसे खास देशों में से एक बनाती है। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 अरब सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज है और यह इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए शायद ये एक छोटी सी बात हो, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।